बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने कहा कि पार्टी 2023 में तेलंगाना में सरकार बनाएगी। उन्होंने नलगोंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। ये अवसर पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। अपने भाषण में गौतम ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार ने एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की है, जिससे जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को राज्य में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहले सत्ताधारी दलों को कमजोर वर्गों का वोट मिल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि न केवल तेलंगाना राज्य में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कमजोर वर्गों की उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि अभी भी गंभीर संकट में है। प्रवीण कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सामने आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के उत्थान के लिए राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में दलितों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवीण कुमार ने कुछ दिन पहले ही अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताया गया है कि कुमार हर जिले में पार्टी को मजबूत करेंगे और अगले चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी घाटी के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, वे नफरत के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सेना अहिंसा की सेना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले हो रहे हैं। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। महंगाई, कृषि कानून और पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से भाजपा सांसदों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने उन तमाम सांसदों की लिस्ट मांगी है जो राज्यसभा में अनुपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा उत्तराखंड चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में इस बार का मुकाबला कांटे का हो सकता है। अब तक राज्य में मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अब एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने के दावे के बाद से मुकाबला दिलचस्प हो जाने की उम्मीद है। शिवसेना ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लोगों की इच्छा नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में आज प्रकाशित एक संपादकीय में पूछा कि क्रिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है, जो अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी। इसमें वैसे तो सरकार को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा छाया रहा, लेकिन खास बात ये रही कि इसमें गांधी परिवार से कोई नहीं था। ये दावत ऐसे समय दी गई जब राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर है और प्रियंका विदेश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दावत में एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 1000 महिलाओं के नए एलपीजी कनेक्शन देकर की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य व दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे। इस बार इस योजना में सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री में देगी। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 16 अगस्त तक टाल दी है, लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर चल रही बहस पर आपत्ति जताते हुए पिटिशनर को अनुशासन बरतने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर दिल्ली में जंतर मंतर पर रविवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ एक निर्देश दिया है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि आप सब ये सुनिश्चित करें कि लोग प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल न करें। दरअसल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग तिरंगा झंडा खरीदते हैं और रैलियों में लेकर घरों तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में पार्टी टूट गई और अब चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय आवास मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक उन्हें नई दिल्ली के 12 जनपथ स्थित पिता रामविलास पासवान का बंगला खाली करना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान इसी आवास में रहते हैं। स्विट्जरलैंड में रेप पर दिए गए एक फैसले को लेकर लोग जज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल हुए एक मामले में अदालत ने रेपिस्ट की सजा ये कहते हुए कम कर दी कि उसने महिला के साथ सिर्फ 11 मिनट रेप किया। जज के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चीन ने एक महीने से भी कम समय में देश भर में कोरोना वायरस के लगभग 900 मामले सामने आने के बाद महामारी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के एक समूह को सजा दी है। पूर्वी चीनी शहर यांगझोउ ने बड़े पैमाने पर कोरोना परीक्षण को गलत तरीके से करने के लिए 5 अधिकारियों को चेतावनी जारी की और कहा कि उन्होंने वायरस को फैलने दिया। कोरोना मामले की संख्या में यांगझोउ ने नानजिंग को पीछे छोड़ दिया है और नानजिंग ही वह शहर है जहां पहली बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से मामले आने शुरू हुए। ईरान में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हर 2 मिनट में एक संक्रमित की जान जा रही है। कोरोना से ईरान में मरने वालों की संख्या अब तक 94,603 तक पहुंच गई है। हर सेकंड में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,808 नए मरीज मिले हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के कारण कोरोना केस बढ़ रहे हैं। ईरान की 8 करोड़ 30 लाख की आबादी में अब तक 4% लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है। दुनिया में कोरोना महामारी के बीच एक नया खतरा पैदा हो गया है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में घातक मार्बर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। ऐसे में गिनी के लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पंजाब प्रांत में भीड़ के हमले में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मंदिर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस मामले में कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर स्थित प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में पिछले दिनों एक मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं, जो कि वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि अब वह यूएस ओपन के दौरान ही कोर्ट पर दिखेंगे, जहां वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से लेकर टोक्यो तक के व्यस्त कार्यक्रम के बाद तरोताजा होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। फिल्म निर्माता निर्देशक भंसाली ने हाल ही में भारतीय सिनेमा में 25 साल पूरे किए हैं। 25 साल पूरे होने पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। भंसाली अपनी आगामी वेब सीरीज हीरा मंडी के लिए नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी करेंगे। यह सीरीज स्वतंत्रता पूर्व भारत के लाहौर के एक जिले हीरा मंडी की छिपी सांस्कृतिक वास्तविकता, दरबारियों की कहानियों को पर्दे पर दिखाएगी। इस शो में भंसाली की फिल्म के सभी ट्रेडमार्क, भव्य सेट, विस्तृत रचनाएं और पात्रों की अधिकता होगी। हीरा मंडी में प्रेम, विश्वासघात, राजनीति और उत्तराधिकार की कहानियों को दिखाया जाएगा।